बलात्कार का जुर्म ही समाज के लिए शर्मनाक है, धब्बा है, और फिर इसके शिकार इंसाफ पाने के लिए लाचार हों। खासतौर पर तब जब सरकारी अमला ही इन मामलों को गंभीरता और संवेदनशीलता से ना ले रहा हो, ना समझ रहा हो उसे। इससे बुरा और क्या हो सकता है। यूपी के पीलीभीत में ऐसा ही हो रहा है, जहां 4 महीनों से बलात्कार के 79 मामले दर्ज हुए हैं और इनमें से 70 की मेडिकल रिपोर्ट अटकी हुई है। यूपी का जिला पीलीभीत, जिले में बलात्कार के 1-2 नहीं बल्कि 79 मामले। पुलिस ने सभी मामलों में केस दर्ज किए, उनकी जांच भी शुरू कर दी, लेकिन चार्जशीट एक भी फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि रेप केस में पीड़ित की जांच रिपोर्ट सबसे अहम सबूत होता है। और पीलीभीत में 70 पीड़ितों में से एक ने भी अपना मेडिकल नहीं करवाया। अब उसकी वजह भी जान लीजिए। महिला डॉक्टर न होने के कारण महिलाओं ने अपने मेडिकल प्रशिक्षण से मना कर दिया। 1 जुलाई 2023 से लगभग 80 महिलाओं से जुड़े मामले आए हैं। पीलीभीत में रेप पीड़िताओं का मेडिकल टेस्ट इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जिला अस्पताल में डॉक्टर तो हैं, लेकिन उनमें एक भी डॉक्टर महिला नहीं है और रेप की शिकार किसी पुरुष डॉक्टर से मेडिकल कराना नहीं चाहती। पीलीभीत में बलात्कार के 79 मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और सभी पीड़िताओं को जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया। लेकिन 1 जून 2023 से लेकर 28 सितंबर 2023 तक 79 में से 70 रेप पीड़िताओं की मेडिकल जांच नहीं हो पाई। उन्होंने खुद ही जांच करवाने से इनकार कर दिया। इनमें से 5 तो नाबालिग बच्चियां हैं, क्योंकि ये काम महिला डॉक्टर नहीं बल्कि पुरुष डॉक्टर करता। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि मेडिको लीगल ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल चिकित्सक हैं, इसमें कुछ लड़कियां हैं वो कर सकती हैं, और अभी इसका लिखित में आदेश नहीं आया। जैसे ही आएगा इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे और वो वहाँ होने लगेगा। पीलीभीत जिला अस्पताल में 2 महिला विशेषज्ञ हुआ करती थी, महिला चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनीता चौरसिया और डॉक्टर कमला मिश्रा। डॉक्टर अनीता 1 मार्च को रिटायर हो गई और डॉक्टर कमला 31 मई को रिटायर हुई। इसलिए 1 जून से लेकर आज तक किसी भी रेप केस में मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि जिला अस्पताल में अब सिर्फ एक गायनोकोलॉजिस्ट यानी महिला विशेषज्ञ है, जिनका नाम है डॉक्टर के भट्ट, वो भी पुरुष है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि महिला डॉक्टर की कमी की बात महकमे तक पहुंचाई गई है। महिला चिकित्सक के लिए मैं बराबर ऊपर उच्च अधिकारियों से पत्राचार कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो हमको महिला चिकित्सक को उपलब्ध कराएंगे। रेप की शिकार महिला शारीरिक प्रताड़ना पहले ही झेल चुकी होती है, जो आगे चलकर मानसिक तनाव में बदल जाती है। इसलिए ऐसे संवेदनशील मामलों की जांच का जिम्मा महिला डॉक्टर पर होता है, लेकिन ये संवेदनशीलता शायद पीलीभीत जिला अस्पताल के सीएमएस में नहीं है। डॉक्टर तो डॉक्टर है, कोई भी बीमारी हो तो उसी नजरिए से उसको देखना है। सीएमएस संजीव कुमार रेप पीड़िताओं को लेकर इतने संजीदा हैं, इसका अंदाजा आपको उनके बयान से लग गया होगा। लेकिन पीलीभीत की ये परेशानी कई सवाल खड़े करने वाली है, जैसे अस्पताल में 4 महीने से महिला डॉक्टर की तैनाती क्यों नहीं? सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल क्यों उठते हैं? स्वास्थ्य विभाग इस संवेदनशील मामले में क्यों आंखें मूंदे बैठा है? और यही हाल रहा तो बलात्कार पीड़िताओं को इंसाफ कैसे मिलेगा? ऐसा ही सवाल यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से पूछा गया तो पहले तो उन्होंने मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया और फिर जानकारी लेने की बात कहते हुए चलते बने। सर, पीलीभीत में एक जो डॉक्टर से जो महिला जो छेड़खानी के आरोप में 70 महिलाएं हैं जो मेडिकल नहीं करा रही हैं आज के जी, वहाँ महिला कोई चिकित्सक नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के बयान में ही इस सवाल का जवाब छिपा है कि पीलीभीत जिला अस्पताल में कैसे बिना महिला डॉक्टर के काम चल रहा है। डॉक्टर की तैनाती सिस्टम में फंसी हुई है और इसकी कीमत रेप पीड़िताएं चुका रही हैं। रेप पीड़िता की मेडिकल जांच केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। पुलिस शिकायत आने पर पहली कार्रवाई पीड़िता को अस्पताल ले जाकर पूरी करती है। मेडिकल रिपोर्ट आरोपी की गिरफ्तारी और सजा का सबसे मजबूत आधार होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक इस प्रक्रिया को सरल किया है। ऐसे मामलों में करीब 4 घंटे तक रेप पीड़िता की फिजिकल जांच होती है। शरीर पर हुए हमले के चोट के निशान की भी जांच की जाती है। अस्पताल में पीड़ित के स्वैप सैंपल लिए जाते हैं। पीड़ित के शरीर से खून, लार, नाखून के सैंपल लेना अनिवार्य होता है और लिए भी जाते हैं। पीड़ित के प्रतिशोध किया या नहीं किया और इसकी जांच करनी कितनी अनिवार्य है, क्या सबूत मिलते हैं, ये सब कुछ महिला डॉक्टर करती हैं ताकि मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही पीड़ित को किसी भी तरह असहजता या परेशानी ना हो। निर्भया केस में पीड़ित की वकील रही एडवोकेट सीमा कुशवाहा का कहना है कि रेप पीड़िताओं का मेडिकल ना हो पाना बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। एज पर द प्रोविजन, जब भी कोई रेप सर्वाइवर होगी तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हमेशा लेडी गायनो के द्वारा ही किया जाएगा। उन फीमेल ने जो रेप सर्वाइवर हैं उन्होंने अगर अपना मेडिकल नहीं कराया है रेप होने के बाद, तो फिर उसका इम्पैक्ट बाद में ट्रायल पर पड़ेगा, उनके जस्टिस पर पड़ेगा, उस पर जजमेंट पर पड़ेगा। लीगली ही नहीं, ये मोरली भी सही नहीं है। अच्छा, पीलीभीत सिर्फ एक जिला है जहां इतनी बड़ी तादाद में बलात्कार पीड़िताओं का मेडिकल नहीं हुआ है। देश में रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में उत्तर प्रदेश में बलात्कार के 56,023 मामले आए, राजस्थान में 40,738 मामले आए, महाराष्ट्र में 39,526 मामले आए, पश्चिम बंगाल में 35,884 और उड़ीसा में 31,352, जबकि मध्य प्रदेश में 30,673 और असम में बलात्कार के 29,046 मामले दर्ज हुए। हालांकि बहुत से मामले ऐसे भी होंगे जो सामने ही नहीं आ पाते, एफआईआर दर्ज ही नहीं हो पाती, लेकिन जो महिलाएं और बेटियां हिम्मत जुटाकर कानून की चौखट तक पहुंच भी जाती हैं, उन्हें इंसाफ हासिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाजा पीलीभीत में हो रही लापरवाही से लगाया जा सकता है। रेप के मामले में जब सजा पे पहुंचता है ना केस, तब मेडिकल जांच में हुई देरी या लापरवाही के सही मायने समझ में आते हैं। इतने साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बिना किसी बिना के मुलजिम छूट जाता है और इस बात की गुंजाइश हर हाल में रहती है कि एक बार बचने के बाद वो अपराधी, वो क्रिमिनल, वो आरोपी दोबारा उसी तरह का अपराध फिर करता है। डॉक्टर हो या पुलिस, उनको समाज की बेटियों को अपराध से बचाने के लिए ऐसी लापरवाहियों और गफलतों से बचना चाहिए और केस को मजबूत बनाना चाहिए, वो तभी मजबूत होगा। महिला सुरक्षा को लेकर हमारे देश में दावे ताबड़तोड़ रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तमाम बातों, नारे, बहस, गुहारों और कोशिशों के बावजूद बेटियां वक्त के हवाले हैं। भ्रूण हत्या के खिलाफ 76 साल में सरकारों ने कई योजनाएं और कानून बनाए, फिर भी हम इस सामाजिक बुराई के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, आप सब जानते हैं। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की है और वो पहल क्या है? बेटी बचाओ, कैश अवार्ड पाओ। हिमाचल प्रदेश की सरकार एक बेटी होने पर 2 लाख रुपए देगी, 2 बेटियां होने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन रकम मिलेगी। यह ऐलान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। किसी के परिवार में सिर्फ एक बेटी पैदा होती है, उसमें पहले इंसेंटिव 35,000 रुपये था। हमने कहा कि अगर एक बेटी पैदा होती है तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा और दूसरी बेटी जब पैदा होती है तो उनके परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा। 2 बेटियों पर 1 लाख, एक बेटी पर 2 लाख रुपया मिलेगा, जिसकी सिर्फ सिंगल बेटी होगी। शिमला में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बनाए प्रसव पूर्व लिंग जांच एक्ट 1994 पर 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसी वर्कशॉप में सीएम ने भी शिरकत की। बेटियों के जन्म पर इंसेंटिव के ऐलान के साथ बच्चियों की बढ़ती आबादी को लेकर सरकार को शाबाशी भी दी। हिमाचल ने बहुत अच्छी इसमें तरक्की की है। 2014 में जो स्थिति थी उसमें उभर कर हम बहुत अच्छी स्थिति में आए हैं। लिंग अनुपात के मामले में हिमाचल प्रदेश देश में 3री पोजीशन पर है।
राज्य में 1000 लड़कों पर 950 लड़कियों का रेशियो है, जो नेशनल एवरेज रेशियो से बेहतर है। तो फिर सरकार को बेटियों के पैदा होने पर 2 लाख तक की रकम देने का ऐलान क्यों करना पड़ा? दरअसल 2011 में हिमाचल में 100 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी, जो 2021-22 में जन्म लेने वाले बच्चों में 941 रह गई। यानी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद बेटों के मुकाबले कम बेटियां पैदा हो रही हैं। जाहिर है प्रोत्साहन देने के साथ ही जरूरत लोगों को जागरूक करने की भी है, बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने की, ताकि फिर किसी बेटी को कोख में दम न तोड़ना पड़े। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में पानीपत जगह थी जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन की शुरुआत की थी। अभियान का मकसद क्या था? मकसद था बेटियों के प्रति समाज की सोच को बदलाव लाना और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना। 2014-15 में इस अभियान के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट था। 2016 में 75 करोड़ का हुआ, 2017 में 43 करोड़ रुपए की रकम रखी गई। इसके बाद 2021 और 2022 को अगर छोड़ दें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के लिए सालाना बजट 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा या कर दिया गया। इस मिशन के तहत अब तक 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट जारी कर चुकी है सरकार, लेकिन खर्च कितने हुए? खर्च हुए सिर्फ 774 करोड़। 52% पैसा सिर्फ अभियान के प्रचार प्रसार पर ही खर्च किया गया, लेकिन पिछले 2 सालों में तो प्रचार को कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस बात का उल्लेख किया कि इस स्कीम के अंतर्गत मात्र प्रचार प्रसार में भारत सरकार पैसा खर्च करती है। मैं उनको इस सदन में अवगत कराना चाहती हूँ कि भारत सरकार 100% 400 से ज़्यादा ज़िलों में प्रत्येक ज़िला को 50 लाख रुपए प्रदान करती है, ताकि ज़िला अधिकारी और प्रदेश की सरकार जैसा कार्यक्रम उचित समझे वैसा उसको अपने प्रदेश में अपने ज़िले में वो इम्प्लीमेंट करें। किसी भी योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए बताना भी जरूरी होता है। प्रचार होगा तभी पब्लिक को पता चलेगा, लेकिन सवाल ये है कि प्रचार से आधी आबादी का बेड़ा पार हुआ। जिस हरियाणा में मिशन की शुरुआत की गई थी वहां 1000 लड़कों पर 926 लड़कियां हैं। बाकी राज्यों के हालात देखें तो पंजाब में 938, महाराष्ट्र में 966, गुजरात में 965, तो मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पर 970 बेटियां हैं। लेकिन कई राज्यों में हालात सुधरे भी हैं, जैसे यूपी में 1000 पुरुषों पर 1017, उत्तराखंड में 1016 हैं और बिहार में 1000 बेटियां हैं। अगर हम आंध्रा, असम, तेलंगाना, कर्नाटका और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के आंकड़ों को देखें तो बेहतर हुआ है वहां पर। ये आंकड़े NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जारी किए हैं। अच्छा, एक स्टडी के मुताबिक 2020 से 2080 के बीच भारत में 4 करोड़ से ज्यादा पुरुषों की शादी नहीं हो सकेगी। बेटियों को मारकर वंश बढ़ाने के लिए बेटा पैदा करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि वंश आखिर बढ़ेगा कैसे? माँ, बहन, बेटी, पत्नी और महिलाओं को हर रूप में हम पूजते हैं, लेकिन अगर बेटियों को बोझ समझा जाता रहेगा तो फिर ये सब काम कैसे होंगे? जरूरत है बेटियों को बराबरी का दर्जा देने की, क्योंकि बेटी बेटी में, यानी अगर वो बेटा भी है या बेटी है, या बेटी है तो दूसरी भी बेटी है, इनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर कोई नौजवान सरकारी नौकरी वाला एग्जाम पास कर ले, इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाए, लेकिन 1.5 साल तक ज्वाइनिंग लेटर ना आए, तो इस सिस्टम को आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ। 200 नौजवानों ने सरकारी इंजीनियर बनने वाली परीक्षा पास कर ली कि हम इंजीनियर बन जाएंगे, भाई परीक्षा पास हो गई, लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं वो। नौकरीशुदा बेरोजगारों की कहानी आपको विस्तार से दिखानी आज। खेतों में भेड़ बकरियां चराते ये हैं मालेगांव के रहने वाले श्रवण गांजे। नमस्कार। श्रवण ने सोचा था मेहनत करके महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। तो भेड़ बकरियां
नहीं चुरानी पड़ेंगी, अफसर बनकर देश सेवा करेंगे। अच्छी जिंदगी का सपना साकार होगा। श्रवण की मेहनत रंग लाई, एग्जाम दिया, पास हुए, सब कुछ बढ़िया। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था। 1.5 साल हो गया, लेटर नहीं आया, इसलिए अभी तक भेड़ बकरियों को घास खिला रहे हैं। बऱ्याचशा मित्रांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। मग त्या मित्रांनी काय करायचं? शासनाला जाब विचारायचा की नाही विचारायचा? शासन अजून किती आमचा अंत बघणार आहे? आता तरी शासनाला जाग यावी आणि आमच्या नियुक्त्या लवकरात लवकर द्याव्यात अशी आमची मागणी आहे। मालेगांव से 270 किलोमीटर दूर मुंबई का आजाद मैदान, कई आंदोलन का गवाह रहा है ये मैदान। यहाँ श्रवण जैसे 200 नौजवान बैठे हैं। श्रवण भी यहाँ पहुंचे, बाकी साथियों के साथ ज्वाइनिंग लेटर के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं गांधी जयंती से। इनसे मिलिए, नाम है नेहा कैसर अली सैयद, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से हैं। नक्सलवाद प्रभावित इलाका, परिवार गरीब है, लेकिन पिता ने पैसे की तंगी आड़े नहीं आने दी। बेटी ने कड़ी मेहनत की, महाराष्ट्र का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया, मगर ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार देखते देखते आंखें थक गई, या ये कहिए आंखें अब पथरा गई हैं। मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती। अक्सर हमारे इसमें लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, फिर भी मेरे अब्बू ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया। लेकिन आज मेरी ये सिचुएशन आके है कि मैं काबिल होने के बावजूद भी मेरे अब्बू का हाथ नहीं बन सकती। तो इतना फाइनेंशियली हम वीक है और निगेटिव इतना सिचुएशन हमारी आ चुकी है, मेंटली इतना डिप्रेस्ड हो चुके हैं कि अब जाकर ऐसा लगता है कि अगर सरकार ने हमें नियुक्ति नहीं दी तो उनको दूसरा स्वप्निल लोन कर जरूर देखने मिलेगा। नवी मुंबई के रहने वाले आकाश जादव ने साल 2020 में फॉर्म भरा था, तब 25 साल के थे। शादी हो गई, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, सोचा था नई नौकरी के साथ परिवार को खुशियां देंगे, मगर सिस्टम की नजर लग गई। घर में, समाज में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब जगह पे जब दबाव है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ हमें पूछा जाता है कि क्या हुआ, ज्वाइनिंग आ रहा है क्या, कब आएगा, कब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। एक तरीके से अभी लोगों को झूठ लगने लग गया है कि हम लोग ने एग्जाम कोई क्रैक किया भी नहीं था कि किया था। सबको लग रहा है कि अपन झूठ बोल रहे हैं। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सोलापुर के विनायक भोसले ने तो केरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास कर लिया था, वहां नौकरी का ऑफर भी था, मगर जब महाराष्ट्र में ही सरकारी इंजीनियर का एग्जाम पास हुआ तो केरल के ऑफर को ठुकरा दिया। लगा अपने स्टेट में रहेंगे तो ज्यादा सहूलियत होगी, अब ना घर के रहे ना घाट के। स्टूडेंट्स की जो मेंटल हेल्थ है वो दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है। हर रोज हम एक स्टेप ऊपर, जो डिप्रेशन की स्टेप्स है वो एक स्टेप अप करते जा रहे हैं। बात करते समय फीलिंग आती है कि किस मुंह से बताए कि ज्वाइनिंग नहीं आई अभी तक, और रीजन भी क्या बताए। एग्जाम क्लियर की है, इसकी ये गलती है, या एग्जाम नहीं क्लियर की इसके लिए ज्वाइनिंग नहीं आई है। मतलब सब कुछ स्टेप्स क्लियर ऑन पेपर व्हाइट होने के बावजूद भी हमको ये जवाब देना पड़ता है कि अभी तक नहीं आई है। आखिर इनके साथ हुआ क्या था, अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। साल 2020 में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए 217 वैकेंसी निकाली। क्लास 1 और क्लास 2 कर्मचारियों के लिए इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भर्तियां होनी थी। इन सभी ने प्री, मेंस और इंटरव्यू दिया। मई 2022 में नौकरी के लिए सिलेक्ट हो गए। फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट अगस्त 2022 को आई और 3 महीने बाद ज्वाइनिंग होनी थी। सरकारी नौकरी का प्रोसेस भी शुरू हो गया, मेडिकल टेस्ट हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट ने कहा कि इस परीक्षा में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आरक्षण का मामला है, इसलिए ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। मामला लोअर कोर्ट चला गया। अब पास हुए कैंडिडेट्स का कहना है कि बात सिर्फ 10% की है, बाकी 90% उम्मीदवारों को तो नौकरी मिलनी चाहिए, उनका हक क्यों मारा जा रहा है। 2019 का भी सेम यही प्रॉब्लम था। उसमें कोर्ट ने ये कहा कि द गवर्नमेंट हैज लिबर्टी टू इशू अपॉइंटमेंट लेटर टू ऑल द कैंडिडेट्स विच आर नॉट फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड अनडिस्प्यूटेड। सो हम अनडिस्प्यूटेड है, तो हमारी मांग ये है कि जो अनडिस्प्यूटेड कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग मिल ही जाए। हम सारे मंत्रियों को मिल के आए, सेक्रेटरी को मिले, 14 महीने से हम मिलते जा रहे हैं, बट किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि हमारा किया क्या जाए। तो हमारा बस यही सवाल है कि एमपीएससी का जो एग्जाम है वो दे के हमने क्या गुनाह किया है। नौकरी का मुद्दा दिखा तो विरोधी दलों के नेता भी इन नौजवानों के पास पहुंचे और सरकार को घेरा। इन्होंने
20 में पास आउट किया है और तब से आज तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई। करीबन 196 ये लड़के हैं। इनको हम लोगों को कानूनन तौर पर इनको सरकार को रोकने का अधिकार नहीं है। भूख हड़ताल पर बैठे नौजवानों के हाथ में एक कैंडिडेट की तस्वीर है। 2019 में इसने भी एग्जाम पास किया था, मगर नौकरी सिस्टम के पचड़े में फंस गई, इसलिए जिंदगी खत्म कर ली। अब नौजवानों की गुजारिश है कि सरकार जल्द से जल्द फैसला करे, ज्वाइनिंग लेटर दिलाए, किसी अनहोनी का इंतजार न करे। ब्रेक के बाद बात म्याऊं म्याऊं की करनी है। आप सोच रहे होंगे म्याऊं म्याऊं है क्या? ब्रेक से जाने से पहले भी ये कह रहा था। ये एक ड्रग्स है जो कि महाराष्ट्र में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आपने उड़ता पंजाब फिल्म देखी होगी, उसमें पंजाब की ड्रग्स की प्रॉब्लम दिखाई गई थी, लेकिन आज हम आपको महाराष्ट्र की, खासकर माया नगरी मुंबई की म्याऊं म्याऊं की बात बताएंगे, क्योंकि म्याऊं म्याऊं से पर्दा उठा तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं, अगर उनको आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। 3 शख्स पुणे में ड्रग्स बेचने आते हैं। पुलिस को खबर लग जाती है, पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी जाती है। एक गाड़ी को रोका गया, गाड़ी में 3 लोग सवार थे। तलाशी में 20 किलो मेफेड्रोन बरामद हुआ। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासा हुआ वो पुलिस के भी होश उड़ा देता है। जब्त किया गया मेफेड्रॉन पुणे जिले के इस रांजनगांव एमआईडीसी के इस संयोग बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तैयार किया गया था। इस कंपनी के मालिक थे अशोक संकपाल, लेकिन यहां पर चल रहे मेफेड्रॉन के फैक्ट्री के मास्टरमाइंड थे छोटा राजन के साथीदार तुषार काले और राकेश खनिवडेकर। पुणे के बाहरी इलाके में ये वो फैक्ट्री है जहां ये नशीला केमिकल बनाया जा रहा था। महज 15 दिनों में 132 किलो मेफेड्रॉन तैयार किया गया। उसमें से 112 किलो मेफेड्रॉन लेकर तुषार काले और राकेश खनिवडेकर मुंबई में गए और उन्होंने उस मेफेड्रॉन को बेच दिया। बाकी बचा 20 किलो मेफेड्रॉन उन्होंने इसी कंपनी में यहां पर छोड़ दिया था। वाकया 2020 का है। कोरोना काल में लॉकडाउन लगने से तस्कर ड्रग्स की खेप बाहर नहीं निकाल पाए, लिहाजा 20 किलो मेफेड्रोन को बेचने का फैसला हुआ और इसे बेचते हुए पकड़े गए। सवाल यह है कि मेफेड्रोन है क्या? मेफेड्रोन ड्रग्स हेरोइन और कोकीन से भी ज्यादा नशीला होता है। इसे म्याऊं म्याऊं कोड नेम से भी जाना जाता है। मेफेड्रोन कोई दवा नहीं होती है, बल्कि पौधों के लिए बनी सिंथेटिक खाद है। कोकेन और हेरोइन दोनों की तुलना में बहुत ही सस्ता होता है। म्याऊं म्याऊं ड्रग्स सबसे ज्यादा नाइजीरिया और अफगानिस्तान में तैयार किया जाता है। इसे पानी में मिलाकर या सिरिंज की मदद से लिया जा सकता है। ये ड्रग्स 2010 में चलन में आया। 2015 में सरकार ने पाबंदी लगा दी। बावजूद इसके पिछले कुछ सालों के दौरान तस्करों की ये पहली पसंद बन चुका है। इस फैक्ट्री में मेफेड्रोन बनाने के लिए तस्करों ने बाकायदा पूरी ट्रेनिंग कर ली थी। इसमें जो अरविंद कुमार लोहारे था, वो बतौर साइंटिस्ट पहले केमिकल कंपनीज में काम करता था, लेकिन ईमानदारी से नौकरी करने के बजाय मेफेड्रॉन तैयार करने में ज्यादा पैसे हैं, ये सोचकर ये साइंटिस्ट ड्रग्स के इस धंधे में आया था। म्याऊं म्याऊं ड्रग्स का ये जाल पुणे से नासिक तक फैला था। इंदिरानगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में अमली पदार्थ अंतर्गत एक कार्रवाई की गई। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तारी किए गए, वसीम शेख और नसरीन शेख नाम के। इसमें 54 ग्राम एमडी मेफेड्रॉन और उसके साथ ही 1 केजी और 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने नासिक की इस फैक्ट्री में छापा मारा तो तैयार ड्रग्स के साथ ही 100 किलो से ज्यादा मेफेड्रॉन बनाने का रॉ मटेरियल भी बरामद किया गया। यही वो जगह है जहां पे ड्रग्स बनाने का एक कारखाना चल रहा था। मुंबई का कनेक्शन नासिक में दिखाई दिया जा रहा है। पिछले 2-3 दिन पहले पुणे में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी, जहां से एक ड्रग्स माफिया, ड्रग्स सप्लायर ललित पाटिल, जो कि अभी भी फरार है, उसका छोटा भाई था भूषण पाटिल, उसके माध्यम से, उसके जरिए से यहाँ पे ड्रग्स बनाने का कारखाना चल रहा था।
पुणे से नासिक तक फैले इस ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड ललित पाटिल बताया जा रहा है। यरवदा जेल में कैद ललित इलाज के बहाने सुसन अस्पताल के वार्ड नंबर 16 में भर्ती था और अस्पताल से ही ड्रग्स रैकेट चला रहा था। 2 दिन पहले सुसून अस्पताल के गेट पर 2 करोड़ की ड्रग्स मिली थी। ललित इसका भी सूत्रधार था। पूछताछ चल ही रही थी कि वह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। ये सीसीटीवी फुटेज उसी वक्त का है। ड्रग्स तस्करी के मास्टरमाइंड की फरारी से पुणे पुलिस सकते में है। 10 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन सवाल ये है कि शहर में सबसे बड़े अस्पताल से तस्करी के इस खेल की खबर पुलिस को क्यों नहीं लगी। ड्रग्स की समस्या बड़ी तेजी से हमारे देश में बढ़ रही है और एनफोर्समेंट एजेंसीज को इसे सख्ती से निपटने की जरूरत है, वरना ये एक पीढ़ी को खराब कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं भारत और कनाडा के संबंधों की। आज कूटनीति के लेवल पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ये तारीख से पहले ही कनाडा ने अपने हाई कमीशन में तैनात डिप्लोमेट्स को हटाना शुरू कर दिया है। भारत ने कनाडा से कहा था कि हाई कमीशन में तैनात राजनयिकों की संख्या घटाकर 21 कर दे। डेडलाइन थी अक्टूबर की 10 तारीख। भारत और कनाडा के तल्ख होते रिश्तों का ये अगला पड़ाव है। लेकिन आगे क्या होगा, इससे बात बनेगी या और उलझेगी? Canada has been given just 5 more days to reduce its diplomatic staff in India. राजधानी दिल्ली में कनाडा हाई कमीशन का बड़ा सा दफ्तर है। यहाँ की चहल पहल पिछले 2 हफ्ते में तेजी से कम होती जा रही है। अब अंदर सन्नाटा सा पसरा हुआ है, क्योंकि कनाडा ने भारत से अपना डिप्लोमेटिक डिप्लॉयमेंट कम करना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ने के बाद 21 सितंबर को कनाडा की वीजा सर्विसेज रोक दी गई। 3 अक्टूबर को भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। कनाडा को अपने 41 डिप्लोमेट को वापस बुलाने को कह दिया। कनाडा को ये काम 10 अक्टूबर तक पूरा करना था, लेकिन उसके पहले ही कई डिप्लोमेट्स भारत छोड़ चुके हैं। इन्हें भारत से मलेशिया और सिंगापुर भेज दिया गया है। India has requested that Canada do so on a level that's on par with the number of staff, diplomatic staff it has in Canada. There's some earlier reports that would number something around 41 or 42 people. Sources also tell me that a majority of Canada's diplomats that are working and living normally outside of Delhi in the rest of the country have already been evacuated. जो भारत के डिप्लोमेट्स कनाडा में हैं, उसी संख्या में कनाडा के डिप्लोमेट्स भारत में रहेंगे और इसके पीछे की वजह है कि कनाडा की ओर से कुछ ऐसे आरोप लगाए गए थे भारत के खिलाफ जिसका कोई आधार नहीं था, जिसका कोई जमीनी सबूत नहीं था, और उसके बाद जिस तरह से कनाडा ने उकसाने वाली कार्रवाई की है, उसका ही भारत ने ये करारा जवाब दिया है। कनाडा में भारत के 21 राजनयिक काम करते हैं, जबकि भारत में कनाडा के 62 राजनयिक मौजूद हैं। भारत ने कनाडा हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या पर आपत्ति जताई। कहा कि भारत में कनाडा के 41 डिप्लोमेट ज्यादा हैं, तो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देते हैं। Given that Canadian diplomatic presence is very much higher, we would assume that there would be a reduction. इस कदम के पीछे कनाडा सरकार का ये आरोप था कि खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में ये बयान दिया, जिससे रिश्तों में खटास आई। पहले कनाडा में भारतीय उच्चायोग के एक सीनियर डिप्लोमेट को जाने के लिए कहा गया, फिर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। कनाडा के वीजा पर रोक वो अलग से लगी। In contact with the government of India, we take the Canadian diplomats' safety very seriously, and we will continue to engage privately because we think that diplomatic conversations are best when they remain private. गलती का अंदाजा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भी हो चुका है। भारत से बैर लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, इसलिए अब उनके सुर भी बदले हुए हैं। We're not looking to escalate, as I've said. We are going to be doing the work that matters in continuing to have constructive relations with India through this extremely difficult time. लेकिन बात बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद कनाडा दूसरा ऐसा देश है जिसके खिलाफ भारत ने इतना सख्त कदम उठाया है।
और कनाडा को उसी अंदाज में जवाब दिया है। भारत और कनाडा के बीच चल रही तकरार निकट भविष्य में कम होने वाली है, इसके आसार फिलहाल दिखलाई कम दे रहे हैं। रिश्ते मजबूत होने में वक्त लगता है, लेकिन उन्हें टूटने में जरा भी देर नहीं लगती। एक छोटी सी वजह काफ़ी हो जाती है। भारत कनाडा के रिश्ते में जो कड़वाहट आई है उसकी वजह शायद अब ट्रूडो साहब भी समझ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद इस कड़वाहट को ख़त्म करना चाहिए। ये धीरे धीरे समझा रहा है। इसीलिए अब क्या कनाडा ने फैसला किया है? कनाडा ने फैसला किया है कि P20 यानी पार्लियामेंट्री स्पीकर्स के सम्मेलन में वो भारत में शिरकत करेंगे, ताकि जो बिगड़े हुए संबंध हैं उन्हें ठीक कर पाएं और उन्हें दोबारा पटरी पर ला पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। ये मैं जब आया था तब भी मैंने आपको ये बात कही थी। आपने लोगों को ये कहते भी सुना है और बहुत सारे लोगों को आप खुद भी कहते होंगे। आज पूरी दुनिया ये क्यों बोल रही है कि एक बार मुस्कुरा दो। ब्रेक के बाद आपसे एक अपील करनी है। आप कहेंगे आते ही अपील करने लगा, और अपील मेरी ये है कि एक बार मुस्कुरा दीजिए। चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा हो, किसी से नाराज़गी हो, आप एक बार मुस्कुरा दीजिए। क्योंकि अगर आप मेरी बात सुनकर एक बार मुस्कुरा देंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आज का शो सफल हो गया। आज वर्ल्ड स्माइल डे है, इसलिए आपसे अपील कर रहा हूँ। हर साल अक्टूबर के पहले शुक्रवार को ये मनाया जाता है। 1999 से ये सिस्टम शुरू हुआ था। वैसे मुस्कुराहट हंसी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, स्ट्रेस को, तनाव को दूर भगाती है। डॉक्टर भी यही कहते हैं, मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। और मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि मुस्कुराते रहिए, कम से कम पब्लिक इंटरेस्ट में। चलिए अब मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है, लेकिन आपके कमेंट्स दिखाने हैं। विरोध प्रदर्शन और रैलियों से आम जनता को क्या परेशानी होती है, ये खबर दिखाई थी, उस पर आपने क्या कमेंट्स भेजे हैं। पहला तो आ गया है कि अभिमन्यु जी कह रहे हैं, जगविंदर एबीपी, डियर सर, पोस्ट ऑफिस में हजारों अभिकर्ता 2 अक्टूबर से अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। प्लीज़ उनको भी कुछ कवरेज देकर न्याय दिलवाने में मदद करें। जरूर करेंगे अभिमन्यु जी, आपने बताया है तो। राहुल कुमार क्या कहते हैं, सर जनता को परेशानी तो लीडर्स के रैली से भी होती है और पब्लिक के पैसे का खूब मिसयूज भी होता है वहाँ पर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए राहुल जी। चलिए आप ऐसे भेजते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अब मुझे इजाज़त देनी है आपने, और विवेक श्रीवास्तव के साथ आगे स्पेशल शो देखना है। अब मेरी मुलाकात कब होगी आपसे? सोमवार को 9 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।